हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 7 गुप्त काल के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है गुप्त शासक। मौर्यों के बाद के काल में यवन, कुषाण, शक आदि भारत में आए। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि यवन किनको कहा गया है। तो यवन जो है यूनानियों, रोमनों और पश्चिम एशिया के निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है भारतीयों के द्वारा गुप्त काल के समय। वे भारत में बस गए, इसलिए कुछ समय बाद वे विदेशी नहीं रह गए। उन्होंने अपने को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बना लिया। वे जो भी आक्रमणकारी हैं ये भारत में आए और यहीं पर बस गए और यहाँ की संस्कृतियों को उन्होंने अपना लिया। साथ ही भारतीय संस्कृति में उन्होंने अपनी ओर से कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी। ऐसा प्रायः उन सभी नए लोगों के साथ होगा जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में आकर बस गए। ईसा की 4वीं सदी में एक भारतीय राजवंश का उदय हुआ जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की। यह था गुप्त राजवंश, जिसका शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। गुप्त साम्राज्य का जो उदय होता है ये ईसा की 4वीं सदी में होता है और इनका जो शासन व्यवस्था होता है ये उत्तर भारत पर स्थापित होता है। लगभग इन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा जिनकी शुरुआत पहले के युग में हुई थी। गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार इन सब ने भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ ये चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी जनजाति की पूर्वोत्तर भारत में अब भी प्रतिष्ठा थी। लिच्छवी जो जनजाति थे ये इनका शासन व्यवस्था पूर्वोत्तर भारत में था। चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी कि वो 320 ईस्वी में शासक बनता है गुप्त साम्राज्य का। उसने साकेत यानी कि अयोध्या, उसके बाद है प्रयाग, इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया गया है, और मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये इसका शासन व्यवस्था साकेत, प्रयाग और मगध पर था। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, इसके समय में गुप्त साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हुआ। अब हम लोग समुद्रगुप्त के विषय में पढ़ेंगे। एक अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है। समुद्रगुप्त के जो विषय में जानकारी का स्रोत है ये एक स्तंभ लेख है जो कि इलाहाबाद के स्तंभ पर खुदा हुआ है अभिलेख। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। यह जो अभिलेख इलाहाबाद के स्तंभ पर खोदा हुआ है, इस पर जो समुद्रगुप्त ने जितने भी विजय किए हैं उनका वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि ने इस अभिलेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन था, उन्होंने ही इस स्तंभ या अभिलेख की रचना की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा महत्व है। यह इलाहाबाद के किले में खड़ा है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना एक लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त का अभिलेख खुदवाया गया और उसके बाद इस पर एक मुगल लेख भी मिलता है। तो इलाहाबाद के अभिलेख पर सबसे पहले अशोक का मिलता है, उसके बाद समुद्रगुप्त का मिलता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य के शासक का मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गुप्त काल के समय में जो साम्राज्य विस्तार था ये कहाँ तक था।
ये जम्मू कश्मीर से लगभग लेकर सिंधु का पूरा एरिया था। उसके बाद गुजरात को लेते हुए थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र, बंगाल तक था इसका क्षेत्र का विस्तार। इतना था गुप्त साम्राज्य का विस्तार। समुद्रगुप्त ने अपने पिता से उत्तराधिकार में राज्य प्राप्त किया था। राजा बनने पर वह दिग्विजय के लिए निकला। अपने लंबे अभियान में उसने भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया और आजकल के दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिलाया। समुद्रगुप्त जो है ये दिल्ली को जीतता है और उसे अपने साम्राज्य में शामिल करता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिलाता है। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राजाओं से। पूर्वी भारत में भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अरण्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर बनाया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 राज्यों, गणराज्यों, कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए। कोई राजा कर वहीं वसूल करता है जहाँ तक उसका साम्राज्य का विस्तार होता है। तो ये समुद्रगुप्त जो था, इसका साम्राज्य विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा तक था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है उसके एक सिक्के पर। परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम क्षेत्र पर था। कर देने वाले राजा गुप्त शासन के सीधे अधीन नहीं थे। दक्षिण के राजा जल्दी ही गुप्त शासन से अलग हो गए। पश्चिम में शकों ने नया खतरा कर दिया। इस तरह गुप्त साम्राज्य प्रमुखतः उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया। गुप्त साम्राज्य को जो पश्चिम से था, ये शकों का खतरा बढ़ जाने के कारण गुप्त साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर नहीं हो सका। मौर्यों के जैसा इनका विस्तार नहीं हो सका साम्राज्य का। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पढ़ेंगे। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। पश्चिम में भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके उसने विजय प्राप्त की। उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये शकों पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त किया था और इसने दक्षिण और दक्कन के राजाओं से वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम किया। सबसे महत्वपूर्ण जो वैवाहिक संबंध था ये दक्कन के वाकाटक राज्य से था। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक याद किया जाता है। ये याद करने वाला टॉपिक है। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक याद किया जाता है। स्मरण का मतलब होता है याद किया जाता है। उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता तो उन्हें राजाश्रय मिलता था। राजा के द्वारा उनको आश्रय दिया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे बुद्धिमान कुछ विद्वान मौजूद हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी नवरत्न उपस्थित। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के कई शासक कमजोर निकले। मध्य एशिया के हुनों ने उत्तर की ओर से आक्रमण करके उनकी परेशानियां को बढ़ा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बने वो उतने योग्य नहीं थे और उनके समय में मध्य एशिया के हुन जो थे ये उत्तर की ओर से आक्रमण उनका स्टार्ट हो जाता है। हुन जो थे ये मध्य एशिया के थे और ये खानाबदोश लोग थे। हमने पहला चैप्टर में पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि खानाबदोश क्या होते हैं। उन्होंने चीन पर हमला करने की कोशिश की परंतु पराजित हुए, इसलिए वे मध्य एशिया में फैल गए। भारत की दौलत के बारे में सुनकर उन्होंने ईसा की 5वीं सदी में उत्तर भारत पर हमला किया।
हुन जो थे ये सबसे पहले चाइना पर आक्रमण करते हैं और वहाँ जब उनको पराजय का सामना करना पड़ता है तो फिर मध्य एशिया में फैल जाते हैं और भारत के बारे में जानते हैं कि ये बहुत सुखी संपन्न देश है। इस कारण से ये भारत पर आक्रमण करते हैं। उनके लगातार के हमलों के कारण गुप्तों की शक्ति क्षीण हो जाती है। अंत में हुन पंजाब तथा कश्मीर में बस जाते हैं। बार बार आक्रमण करते हैं ये गुप्त साम्राज्य पर और उनसे गुप्त साम्राज्यों की शक्ति क्षीण हो जाती है और अंत में ये पंजाब और कश्मीर में बस जाते हैं। करीब 100 साल तक हुन शक्तिशाली बने रहे। उसके बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत से भारत में अस्थायी रूप से बस गए और भारतीय जन समुदाय का अंग बन गए। धीरे धीरे हुन भी थे ये भारतीय समुदाय के अंग बन गए। अब हम लोग गुप्तों की शासन व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। गुप्तों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? गुप्तों की शासन व्यवस्था मौर्यों की शासन व्यवस्था से भिन्न थी। प्रांतों के शासक यानी कि गवर्नर मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए अपने हर काम के लिए वे राजा की अनुमति नहीं लेते थे। गुप्त काल के जो गवर्नर हुआ करते थे वे मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे और वे हर कार्य के लिए राजा की अनुमति नहीं लिया करते थे। प्रांत जिलों में बांटे गए थे और जिले के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन व्यवस्था में मदद करें। गवर्नर को सलाह प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। गवर्नर को सलाह देने के लिए जिला समितियां थीं। जिला समितियां का जो कार्य था ये गवर्नर को सलाह देना था और इन समितियों में केवल शासन के अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के नागरिक भी शामिल होते थे। गुप्त शासन के कुछ अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, लेकिन परवर्ती शासकों के समय यह प्रथा बदल गई। नगद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों को उनके वेतन के बराबर भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा। प्रारंभिक शासकों के समय जो गुप्त शासक के अधिकारी होते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन बाद के जो शासक हुए उनके समय में अधिकारियों को नगद वेतन न देकर वेतन के बराबर भूमि दिया गया। भूमि उतना ही होता था जिससे राजस्व वसूल करके उनके वेतन के बराबर हो जाता था। अधिकारियों को वेतन नगद के रूप में देकर जागीर के रूप में देने का परिणाम यह हुआ कि राजा का उन पर उतना अधिकार नहीं रहा जितना कि मौर्य सम्राटों का अपने अधिकारियों पर। वेतन के रूप में जागीर देने से गुप्त साम्राज्य को हानि ये हुआ कि जितने मौर्य काल में अधिकारी शासक के अधीन थे उतने अधीन गुप्त साम्राज्य में नहीं रह पाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के शासक कमजोर साबित हुए तो दूर के कुछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो उनके अधीन जो शासक जागीरदार कार्य करते थे वे स्वतंत्र होने का व्यवहार करने लगे। जब गुप्त साम्राज्य भंग हुआ तो गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और राजा घोषित कर दिया। गुप्त साम्राज्य की शक्तियाँ जब क्षीण होने लगी, उनका पतन होने लगा, तो प्रांतों के जो शासक थे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे।